सलसबीलो हौज़ कौसर, खुल्द का हर एक गुले तर, अर्शो कुर्सी माह अख्तर, सब के सब तुम पर निछावर, सब के सब तुम पर निछावर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह सलावातुल्लाह अलैका। हर सहर खुर्शीद खावर और हर शब सूए रोज़ा सर झुका कर अर्ज करते हैं बराबर, अर्ज करते हैं बराबर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह काश जाग उठे मुक़द्दर, काश हो वो दिन मयस्सर, सर झुका कर आस्था पर यूं कहूँ बादी दए तर, यूं कहूँ बादी दए तर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। बाखुलूस व बाअक़ीदत सब है हाजिर पेश खिदमत, हो कबूल ए शाह उम्मत, हदियाए अहले मोहब्बत, हदियाए अहले मोहब्बत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अब तो रहमत की नजर हो, अब तो किस्मत को बना दो अपने मेराजे हज़ी को, अब तो रोज़े पे बुला लो, अब तो रोज़े पे बुला लो। या नबी सलाम अलैका,
पर अगला प्रोग्राम। बीटी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तानी कॉलम निगार महर तारड़ ने सुनंदा पुष्कर की मौत पर किया दुख का इजहार। ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, पुष्कर की मौत की खबर सुनकर हुआ गहरा सदमा। सुनंदा पुष्कर की पुरअसरार मौत की जांच का आगाज। पुलिस ने लीला पैलेस होटल के स्टाफ से की पूछताछ। सीसीटीवी फुटेज का भी लिया जायजा। एआईसीसी इजलास से राहुल गांधी की पुरजोश तकरीर अपोजिशन को खींचा। आम चुनाव में जीत का किया दावा। कागयाना तेवर दिखाने वाले रुकन असेंबली बदी से आपने किया जवाब तलब, आज शाम तक जवाब देने को कहा। अफगानिस्तान में एक रेस्तोरां के बाहर खुदकुश धमाका और फायरिंग, 16 अफराद हलाक, तालिबान ने कबूल की जिम्मेदारी। शाम की अपोजिशन ने जेनेवा मुज़ाकरात के रास्ते से भटकने की सूरत में मुज़ाकरात छोड़कर जाने का दिया इंतबाह। कहा, सदर असद के ताल्लुक से ले लिया गया फैसला। सबसे पहले खबरें शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की पुरअसरार मौत से जुड़ी। पाकिस्तानी कॉलम निगार महर तारड़ ने सुनंदा पुष्कर की मौत पर दुख का इजहार किया। महर तारड़ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि शशि थरूर की अहलिया पुष्कर की मौत की खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा हुआ। महर तारड़ ने ट्वीट किया कि इस अलमिये को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि मौत से कबल सुनंदा ने 2 अखबारों को यह बयान दिया था कि जब वो अपने इलाज के लिए बाहर गई हुई थी, पाकिस्तान की सहाफी महर तारड़ ने उनके शौहर पर डोरे डालकर उनकी शादी को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने सुनंदा की पुरअसरार मौत की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच का आगाज कर दिया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात लीला पैलेस होटल के स्टाफ से पूछताछ की और होटल के सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया। पुलिस सुनंदा पुष्कर के फोन कॉल्स और ट्विटर अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर रही है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन ने भी गुज़िश्ता रात जाए वाक़े पहुंचकर अपने काम का आगाज कर दिया। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर कल दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला में मुर्दा पाई गई। जराये के मुताबिक होटल के कमरा नंबर 345 से सुनंदा की लाश कल रात 8 बजे के आसपास बरामद की गई। शशि थरूर ने खुद पुलिस को सुनंदा की मौत की खबर दी। पुलिस ने खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है। सुनंदा की मौत की असल वजह का भी पता नहीं चल सका है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सुनंदा पुष्कर ने साल 2010 में शशि थरूर से शादी रचाई थी। सुनंदा पुष्कर की उम्र 52 साल थी। सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच मकामी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल से कम मुद्दत की शादी के बाद मौत के मुतनाज़ मामलों की जांच कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट को ही करनी होती है। शशि थरूर के प्राइवेट सेक्रेटरी अभिनव कुमार ने सुनंदा की मौत के बारे में मजीद जानकारी दी। मामला कुछ 8:30 बजे के करीब मंत्री जी यहाँ प्रोग्राम करके आए थे अपने दिन भर के, और जब वो आए, कमरे में आए, थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि मैडम शायद सो रही हैं अंदर बेडरूम वाले एरिया में, तो उन्होंने जाके उनको जगाने की कोशिश की। उन्हें जब देखा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने होटल को इन्फॉर्म किया। उनके साथ जो स्टाफ था उसने मुझे फोन किया, मैं अपने घर पे था। मैंने फिर जैसे ही मुझे पता चला ऐसे कुछ इस तरीके की बात है कि मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, मैंने तुरंत यहाँ लोकल पुलिस को सूचना दी और खुद भी यहाँ पहुंचा। लोकल पुलिस यहाँ लगभग 9, सवा 9 के करीब आ गई थी और उसके बाद से पुलिस ने कमरा सील कर दिया है। फोरेंसिक जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
सर अभी दिल्ली से खबर आ रही है। नहीं, मैं जब तक मालूमात नहीं कर लूंगा तब तक कुछ नहीं बोलूंगा। सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच शुरू हो गई है। लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने यूं तो खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है, लेकिन जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सुनंदा पुष्कर की मौत के राज पर से पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुज़िश्ता जुमेरात को मुश्तरका बयान जारी करके थरूर जोड़े ने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशहाल बताया था। जुमे को सुनंदा की मौत हुई। क्या इनकी कुदरती मौत हुई या फिर इन्होंने खुदकुशी की या फिर इनका कत्ल किया गया? ऐसे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। मरकजी वजीर शशि थरूर ने जुमेरात के रोज मुश्तरका बयान जारी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बताया था। सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की तीसरी अहलिया थी। उनकी पहली बीवी का नाम तलुतमा मुखर्जी था, जो कोलकाता में टीचर थी। थरूर की दूसरी बीवी का नाम क्रिस्टा था, जो कनाडा की रहने वाली थी। थरूर से उनकी मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा में हुई थी। ताहम ये इज़्दिवाजी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और इनकी तलाक हो गई। अब सुनंदा दिल्ली के एक होटल में मुर्दा हालत में पाई गई। सुनंदा के पड़ोसी का कहना है कि वो एक अच्छी खातून थी। मगर बड़ा अफसोस हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। कितनी अच्छी औरत थी, आप मिले हैं? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी सर। सर हमारी माँ बहन की समान थी, वो बहुत अच्छी थी। उधर शशि थरूर के दोस्त का कहना है कि मियां बीवी के बीच ऐसा कुछ नहीं था कि बात खुदकुशी पर आए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पिछले 4-5 साल से मैं भी जानता हूँ, कभी नहीं ऐसा लगा था कि इस सिचुएशन पर भी हम खड़े होंगे, जिस सिचुएशन में खड़े हैं और भी बात कर रहे हैं। मामला शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट के हैक किए जाने से शुरू हुआ था। किसी ने मुबैना तौर पर थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक करके पाकिस्तान की कॉलम निगार महर तारड़ को मोहब्बत भरे पैगाम भेजे थे। थरूर की अहलिया सुनंदा ने महर तारड़ पर इल्जाम लगाया था कि वो उनके शौहर पर डोरे डाल रही हैं। सुनंदा ने ये इल्जाम लगाकर ट्वीट जंग छेड़ दी थी। सुनंदा पुष्कर ने महर तारड़ पर आईएसआई का एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया था। महर ने भी इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान के साबिक सफीर बराए अमरीका हुसैन हक्कानी ने शशि थरूर की अहलिया की मौत पर कुछ यूं अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हुसैन हक्कानी शशि थरूर के करीबी साथी समझे जाते हैं। Were a wonderful couple that who were well known throughout the world to many people, including my family, and my heart goes out to Ms. Pushkar's family and to Mr. Tharoor's family. It is definitely a tragedy which will hurt a lot of people for a long time to come. So you know Tharoor family since a long time. I mean, so how was her nature and what do you want to say about overall life? Is it because of that SMS tweeting thing, something like that? I would not like to get into the details of what were the circumstances in which this tragedy occurred, but I will say that the privacy of families needs to be respected, and it's very obvious that Sunanda was disturbed by the lack of privacy that had caused her a lot of pain in the recent past. Tell us a bit about the chemistry of the Tharoor couple. As far as we saw them, both Shashi and Sunanda loved each other very much, and whenever one saw them, which was usually after long gaps, they were definitely people who cared a lot about each other and admired each other. Do you think so that the Twitter issue might be one of the major issue after this incident? I just hope that this tragedy does not prolong itself in the form of affecting families involved. सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने शशि थरूर से बात की और उनकी अहलिया की मौत पर उन्हें ताजियत पेश की। राष्ट्रपति भवन के तर्जुमान ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने शशि थरूर से फोन पर बात की और ताजियत का इजहार किया। शशि थरूर ने अपने आखिरी ट्वीट में, जो उनकी अहलिया की मौत से कबल लिखा गया था, कहा था कि वो अपनी अहलिया की नासाजियत तबीयत की वजह से जयपुर के सकाफती जश्न में शिरकत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मजीद ट्वीट किया था कि इस 5 रोजा जश्न में मुकम्मल तौर से शिरकत नहीं कर पाएंगे। उधर शशि थरूर के फर्जंद ईशान ने मीडिया और आवाम से अपील की है कि उनके खानदान की इज्जत का ख्याल रखा जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। What?
You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है. मैन, आई टेल यू. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया. आइडिया इंटरनेट अपनाएं. चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे. बेहतर शहरीकरण के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा. किस तरह से ज्यादा लैंड अवेलेबल हो शहरीकरण के लिए. पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसको रीडेवलप कर सकते हैं. वो बाद में करें, पहले अर्बन लैंड के प्राइस को नीचे लें. अगर हम FSI बढ़ा रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी ट्रांसपोर्ट की. गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं जिनके पास बहुत सरप्लस लैंड है, तो वो लैंड अवेलेबल किया जाए शहरीकरण के लिए. कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट एक कमरा तक नहीं देता है, आप छोड़िए लैंड को देने का. जानिए कैसे बदलेगा भारत. चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. इन वक्त पर ETV उर्दू पर. दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के इजलास से बड़े पुरजोश अंदाज में खिताब किया. उन्होंने यूपीए इख्तिदार की कामयाबियां गिनवाई और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया. राहुल गांधी ने अगले चुनाव में पार्टी की कामयाबी का दावा भी किया. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आम इंतखाबात में फतेह हासिल करने के लिए पार्टी की हिकमत अमली का ऐलान किया. राहुल गांधी ने यूपीए के 10 साला दौर इख्तिदार की हुसूलियाबियां गिनवाने के अलावा गरीबों की फलाह के लिए उठाए जाने वाले इकदामात की तफसील पेश की. राहुल गांधी ने अपोजिशन को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता. अगर आप इतिहास को देखें तो अशोक में ये सोच, गुरु नानक में ये सोच, अकबर में ये सोच, गांधी जी में ये सोच, इन लोगों में ये सोच थी, आप में ये सोच है और मुझ में ये सोच है और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है. और एक और बात अच्छी तरह सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, ये सोच 3000 साल से हिंदुस्तान में नहीं मिटी है और आप इस सोच को नहीं मिटा सकते हो. और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया. राहुल गांधी ने अहम अपोजिशन बीजेपी को दरपर्दा निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में हर बार खलल अंदाजी करते हुए कीमती वक्त बर्बाद किया गया. फिरका वाराना मुनाफरत पैदा करने का राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया. राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर भी दरपर्दा निशाना साधने से नहीं चुके. गंजों को कंधे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं, इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए. ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं. वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर दरपर्दा निशाना लगाते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया. प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं. चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे. मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे. राहुल गांधी ने पार्टी का चुनाव मंशूर मुरतब करने के लिए समाज के हर तबके की राय लेने की जरूरत पर जोर दिया. राहुल गांधी ने ख्वाहिश जाहिर की कि कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासतों में 50% उज़राए आला ख्वातीन होनी चाहिए. ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब AICC का सेशन हो और अगर मैं इधर देखूं तो महिलाएं दिखाई दे. 50% इस देश का पॉपुलेशन महिला है और मैं चाहता हूं कि आधा कमरा महिलाओं से भरा हो. और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो पूरी हो. और मैं चाहता हूं, अच्छा सुनो, कांग्रेस पार्टी में जहां भी प्रदेशों में सरकार है
समय में 50% में महिलाएं चीफ मिनिस्टर होती। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में बदनवानी की रोकथाम के ताल्लुक से 6 बिल मंजूर किए जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर इत्तेहाद और डिसिप्लिन के साथ मिलजुल कर काम करें तो कांग्रेस को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एआईसीसी इजलास में इख्तितामी खुतबा देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हालिया असेंबली चुनाव में शिकस्त से हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पार्टी में नई तवानाई भर दी है। कुछ दिन से हमने अपने आप को खुद ही चिंता में डाल दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस हाल में जितनी जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह में देख रही हूँ, तो इस बात का सबूत है कि हम अगर तय कर लें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एकता और अनुशासन के साथ मिलजुल कर काम करें तो कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस को पराजित कर सके। वज़ीर-ए-आज़म से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने की राहुल गांधी की अपील ने अपना असर दिखा दिया है। वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। एआईसीसी इजलास से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने की वज़ीर-ए-आज़म से मांग की थी। जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में। आप जानते हो किसकी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 9 सिलेंडर के बाद नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। राहुल गांधी के मुतालबे के बाद सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद में इजाफे पर बीजेपी ने कहा है कि लोग बेवकूफ नहीं हैं और वक्त आने पर वो कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएंगे। क्या लोग पागल है क्या? ऐसा सोच रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी? लोग बुद्धिमान है, उनको मालूम है पहले 12 से 6 करना फिर 6 से 9 करना, ये तमाशा हो रहा है क्या? ये हताश होकर निराश होकर डेस्परेट होकर ऐसी कर रहे, मगर लोग इनको सबक सिखाएंगे। वो इंतजार कर रहे समय के लिए, जब मौका आएगा कांग्रेस को लोग सबक सिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने बागी रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी को वजह बतौर नोटिस दी है। जवाब दाखिल करने के लिए विनोद कुमार को आज शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एमएलए ने अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों से इनहिराफ का इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा है कि विनोद कुमार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को रियासती हुकूमत के कंट्रोल में देने का मुतालबा किया है। केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी के एक वफ्द ने मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। उन्होंने जिस्म फरोशी और मुनशियात की मुंतकिली के अड्डों पर छापों की दरख्वास्त की और अनसुनी करते हुए ड्यूटी अंजाम नहीं देने वाले पुलिस अफसरों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। खाती पुलिस अफसरों के खिलाफ अदम कार्रवाई की सूरत में धरना देने का अरविंद केजरीवाल ने इंतबाह दिया। उधर कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर बेजा दबाव डालने का आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि इसी दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने पूरे वाकये की जांच का हुक्म दे दिया है। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले होना चाहिए, उसके अंडर में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और केंद्र सरकार के लिए अभी ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पूरे देश को देखते देखते दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को आके देखना, और दिल्ली में जिस तरह से क्राइम का रेट बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, दिल्ली पुलिस उसके अंडर में काम करे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंट वाक़यात में आई कमी के सिलसिले में उमर अब्दुल्ला ने शिंदे से तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो रियासत के हालात से मुतमईन हैं।
two issues about Jammu and Kashmir. Perceptions need to be corrected. One, year on year there was a decline in infiltration last year, and year on year there was a decline in levels of militant violence in Jammu and Kashmir last year. The only parameter that saw an increase, and saw a sharp increase unfortunately, was the death of security forces. We have to do whatever we can to ensure that this year we don't see a similar situation where security force casualties are as high as they are. Otherwise, I'm very satisfied with the direction in which the state is headed, both in terms of infiltration as well as levels of violence. अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक रेस्तोरां के बाहर खुदकुश धमाका किया गया, जबकि 2 बंदूकबरदारों ने सिक्योरिटी गार्डों को हलाक करके रेस्तोरां के अपनी दरवाजे से दाखिल होकर रेस्तोरां में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 16 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 4 जख्मी हुए हैं। रेस्तोरां पर हमला डिनर टाइम पर किया गया। इस वक्त रेस्तोरां गैर मुल्की ग्राहकों और मालदार अफगानियों से भरी पड़ी थी। हमले के 1 घंटे के अंदर तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। اینطوری در هتل لبنی صورت گرفت که بسیار یک تکان شدید داد منطقه را و بعد از او یک فیرکان بسیار شدید رخ داد که دیگه ما بسیار ترس خوردیم، از جای خستم، تکان خوردم، برآمدم که 4 طرف عسکر بازار بسام. There were apparently, according to our primarily investigation, 3 terrorists. One was able to explode the explosive that he had brought with him, and 2 others were trying to enter the restaurant. They were faced with the security guards in the area. 2 of them have been killed. One was able to explode the explosives. शाम की मगरबी हिमायत वाली अहम अपोजिशन सीरियन नेशनल कोalition ने कहा है कि अगर जेनीवा मुज़ाकरात रास्ते से भटक जाएंगे तो वो मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर उठ जाएंगे। अपोजिशन का इशारा सदर असद की इख्तियार छोड़ने की तरफ था। अपोजिशन का कहना है कि शाम के सदर बशार अल असद को हर हाल पे इख्तियार छोड़ना होगा और अगर मुज़ाकरात इससे हटते हैं तो मुज़ाकरात का बायकाट कर देंगे। अपोजिशन के इस बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि अपोजिशन जेनीवा अमन मुज़ाकरात में शामिल होने का इरादा रखती है। हालांकि जेनीवा मुज़ाकरात पे शमूलियत के ताल्लुक से अपोजिशन स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स में होने वाली कॉन्फ्रेंस में फैसला लेने वाली है। कल तुर्की के इस्तांबुल में अपोजिशन के मेंबरों ने मीटिंग की। لسنا مجبرين على البقاء إلى الأبد في المفاوضات. نحن إذا وجدنا أن هناك انحراف في المفاوضات سننسحب. هذه ملكنا. ليس بالضرورة أن نستمر في المفاوضات إلى ما لا نهاية. سنجد الطريق لأنه نقول لهم باي باي، لأنه هذه مسألة لا يجوز الفصال فيها، ما في مفاصلة. بقاء النظام عدم بقاء النظام هذه مسألة محسومة، ليس لدينا فقط، ليس لدى هؤلاء اللي راعين المؤتمر لديهم تصور كامل على أن بشار أسد ونظام الحكم يجب أن يرحل. रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कल मॉस्को में शाम के अपने हममनसब वली मुअल्लिम से मुलाकात की। जेनीवा मुज़ाकरात से कबल इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रूस शाम के सदर बशार अल असद का अहम इत्तेहादी है। सर्गेई लावरोव और वलीद मुअल्लिम की मुलाकात का मकसद शाम में जारी जंग के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल करना था। दोनों लीडरों की मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई है जब जेनीवा में शाम के अमन मुज़ाकरात का आगाज होने वाला है। ख्याल रहे कि शाम के बहरान और जंग के आगाज के बाद से अब तक किसी भी फरीक ने समझौते की बात नहीं की है। जेनीवा मुज़ाकरात दोनों फरीक को एक मेज पर लाने की एक कोशिश है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमन कॉन्फ्रेंस को शाम की सियासी जमातों के दरमियान तवील मुज़ाकरात के आगाज की एक अलामत के तौर पर देखा